हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ड्रिल। माय नेम इज़ प्रदीप और आज हम करने जा रहे हैं 2013 का अपना पेपर जो हमने आधा किया था इससे पहली वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन 51 टू 100। उससे पहले जो हमने उस पेपर में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स बनाई थी और इस पेपर को इस 50 क्वेश्चन को सोल्व करके भी जो हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं वो हम थोड़ी सी और कुछ देख लेते हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें मतलब मैं फ़ील किया इस पेपर के लिए, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात करूं। एक तो सबसे पहली बात ये कि ये पेपर अगर आप सोल्व कर रहे हो तो ये पेपर आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये बहुत ईजी है। तो हाँ, क्योंकि ये 2013 का पेपर है और अभी हमें कॉन्सेप्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अभी और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डीपर पूछा जा रहा है, तो ये ईजी फील हो सकता है उस लेवल के हिसाब से, उस ईयर के हिसाब से। हाँ, ये भी ईजी होगा। पर एक चीज़ है इससे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पूछा गया है, वो एरियाज सेम होने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पीवाईक्यू से हमें ये पता चलती है वो थीम्स इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी होती हैं ज़रूरी। ऐसे तो सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत छोटी छोटी लाइन लिख दी गई है कि जैसे लिख दिया है कि जर्नल साइंस। अब जर्नल साइंस में उसमें तुम पढ़ते रहो, ज़्यादातर टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं कि 8-10 एरियाज पढ़ाएंगे, पर तुम अपनी तरफ से भी पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट ज़रूर देखना न्यूज़ में कि हाँ, बायोटेक पे जब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो हमें बायोटेक पे पढ़ना है। अब उसके अलावा ये भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमें इसमें दी मतलब पूछा तो उस कॉन्सेप्ट्स पे बिल्डअप कर लो पहले अच्छे से, तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्टोरिकली इसमें एनी बेसेंट के बारे में कुछ पूछा है तो एनी बेसेंट के बारे में और पढ़ लो क्या हो सकता है। या जैसे कोई भी डीएनए टेक्नोलॉजी पूछी गई तो उस पर और पढ़ लो कि डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या चल रहा है करंट में। ठीक है। और एक सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी भी एनसीईआरटी और बेसिक एक टेक्स्ट बुक अभी भी वही मोटो है, वो उसको कितना भी आप वेरी 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 इन्फिनिटी तक ले जाओ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। करंट का कुछ नहीं पता तो एनसीईआरटी और बेसिक्स पढ़ो, यही है। ठीक है, बस यही इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही थी। अब हम करते हैं अपने पर्टिकुलर पेपर को सोल्व। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना 51 क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 51 कि पार्लियामेंट पीएसी के बारे में पूछा गया, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के बारे में बोल रहा है वो कि ये कंसिस्ट करती है नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये बात गलत है, इसमें होते हैं तुम्हारे 22 मेंबर। कैसे कैसे होते हैं, 15 होते हैं तुम्हारे लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो ये पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्क्रूटिनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फिनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ इसका काम ही होता है। फिर तीसरी बात है कि एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ कैग की रिपोर्ट आती है उसको भी ये वो करती है। सही बात है, तो इसका आंसर आएगा हमारा B 2 and 3। ये पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी वैसे ही बेसिक्स का है, जब तुम पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में तो पार्लियामेंट्री कमेटी सारी दी हुई हैं जितनी भी और कई सारी होती हैं, एडो कई, पूरा जो भी इसका बेसिक है वो सब दिया हुआ है, तो वो ज़रूर पढ़ो। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 तुम्हारा एक टाइप से मीडिएवल इंडिया का भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन है जो प्रीच कर रहे थे कब, जब व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। बाबर और लोधी डायनेस्टी के जो इब्राहिम लोधी थे उनके बीच पहला वॉर हुआ था 1526 में, पानीपत का फर्स्ट वॉर। ठीक है, पानीपत। इस टाइम कौन प्रीच कर रहा था, तो सबसे पहले हम अगर जब वो पढ़ोगे तुम थोड़ा सा सिखिज्म पढ़ोगे या ये पढ़ोगे तो गुरु नानक का तो आपको पता चलेगा ही चलेगा कि गुरु नानक तब प्रीच कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गुरु नानक ने बाबर के जो मतलब आर्मी ने जब टुक ओवर किया था और लोगों को मार दिया था तो उसके खिलाफ चीज़ें प्रीच की थी कि हाँ ये जो वॉयलेंस हो रहा है दिस इज़ नॉट गुड, तो उसको बोलते हैं बाबर बानी। बाबर बानी करके बोलते हैं। और ये वाला बाबर बानी का पार्ट ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। ठीक है, तो ये तो तब प्रीच कर ही रहे थे गुरु नानक। इसके बाद गुरु नानक दादू दयाल जो है, तुम दादू दयाल को दो जगह पढ़ोगे। दादू दयाल को इसमें भी पढ़ोगे तुम भक्ति मूवमेंट में, और दादू दयाल को पढ़ोगे तुम उसमें भी जब अर्ली मॉडर्न ये पढ़ोगे, रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे। तो दादू दयाल गुरु नानक से इंस्पायर्ड थे और उसके बाद आए थे। इनका टाइम पीरियड अगर पूरा एग्जैक्ट देखें तो ऐसा है कुछ 1544 to 1603। ठीक है, 1544 से 1603 तक, तो ये भी गलत है। त्यागराज जो थे वो काफ़ी लेटर टाइम के हैं, वो हैं तुम्हारा 17672 कितना 1847।
ठीक है। 67 से 1847 कुछ ऐसे तक थे, तो ये भी नहीं है, बस गुरु नानक आएगा इसमें, ओनली 2। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा तो बेसिक का था कि गुरु नानक और इनके बारे में तुम्हें पता होगा, थोड़ा वहाँ देखना भी होता है। 3 ऑल तो किसी में है ही नहीं, तो ये ही आएंगे सब। और त्यागराजा काट दोगे तो 2 तो बच ही जाएगा, एक को देखो फिर दादू दयाल। चलो ठीक है, अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं फूड चेन में जो इकोसिस्टम में होती है उसमें से कौन इनमें से तीनों में से किसी को डीकम्पोजर बोला जाता है। ठीक है। वायरस डीकम्पोजर नहीं होता, वायरस होता है एक ऐसी चीज़, वायरस के बारे में बहुत पूछते हैं। वायरस फन फंजाई फंगी कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर लो, बैक्टीरिया, इन तीनों के बारे में यूपीएससी ने इतना ज़्यादा पूछा है कि पूछो मत। तो इनके सबके बेसिक जान लो। वायरस के बारे में मैं तो भाई बहुत एक आसान सा फैक्ट ये जानता हूँ कि इसके अंदर एक कोई भी या तो आरएनए या डीएनए, इनमें से कोई भी एक मटेरियल होगा, कैसे ऐसे करके कुछ, और फिर इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होगी। ये होता है एक वायरस। और ये जिसको बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये वो है, कोई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है। खुद जब बीच में रहती है तो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। कैसे, ये मरा भी नहीं है पूरी तरह से, पर ये लिविंग में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा कि और ऐसी वायरस 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 बनाने शुरू कर देगा। इसके पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती। ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो इसमें से कोई इसमें से एक चीज़ होगी, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। जैसे तुम्हारा ये था कोविड था, वो आरएनए था। ठीक है। तो वायरस वायरस डिकम्पोजर नहीं होता, फंगाई होता है और बैक्टीरिया होता है। इनके बारे में बेसिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। मैंने यहाँ बस वायरस का बता दिया, मुझे लगा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 53 में से अगर हम देखें तो इसमें से आएगा 1 नहीं आएगा, 2 और 3 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिशिंग ग्राउंड्स जो वर्ल्ड में है, वो सबसे अच्छे कहाँ मिलते हैं। वो सबसे अच्छे मिलते हैं जहाँ जहाँ कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं। ठीक है। ये फैक्ट याद ही होगा। इसमें अब तुम ऐसे याद कर सकते हो। देखो जैसे अगर हम अमेरिका का मैप बनाएं कुछ ऐसे करके। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फाउंडेड लैंड है। ठीक है। जहाँ पे टाइटन डूबा था, टाइटैनिक यहीं कहीं डूबा था ना, टाइटैनिक। तो वो ऐसा है कि नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है, हॉट। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से लेब्राडोर करंट आता है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। लेब्राडोर करंट आता है जो कि है कोल्ड। ये यहाँ मिलके इस पूरे एरिया में कोल्ड और हॉट करंट क्या करते हैं, बहुत वो बनाते हैं, एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं, क्योंकि दोनों न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए और गर्म और ठंडा दोनों पानी मिल गए, वेस्ट पानी बन गया। तो यहाँ पे बहुत वो भी होती है, धुंध भी होती है। ठीक है। ये ऐसी 2 जगहें हैं वर्ल्ड में, मतलब कई सारी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। एक यहाँ पे है और एक जापान के वेस्ट में है, जहाँ पे क्यूरोसियो और ओयोसियो मिलके, जैसे जापान है ये जापान के ईस्ट में, यहाँ से नीचे से आती है, एक ऊपर से आती है, एक यहाँ पे भी है। ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे कोल्ड और वाइट करंट्स मिलते हैं। तो एक मिनट गए। तो हम रिज्यूम करते हैं अपनी पढ़ाई वहीं से। ठीक है। तो 54 हो गया, हम 55 देखते हैं। 55 क्वेश्चन में क्या सीन है कि ये बोल रहा है कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हमको। ठीक है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के, अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में क्या सीन है कि बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ continuous canopy, coexistence of large number of species, presence of numerous varieties of epiphytes। ठीक है। अब ये देखें तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब ऐसे होते हैं जहाँ पे इक्वेटोरियल बेल्ट में क्या होती है, इक्वेटर के आसपास की यहाँ पर डेली बारिश होती है, तो बहुत घने जंगल होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एक साथ जानवर रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये भी सही है, कंटिन्यूस कैनोपी बनाते हैं, ये भी बहुत सारी स्पीसीज भी रहती हैं, और ये एपीफाइट्स भी होते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं, अगर एपीफाइट्स का मैं एज अ पिक्चर दिखाऊं तुमको, देखो एपीफाइट्स ये होते हैं। ये होता है एपीफाइट जो पेड़ पे भी हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, कैनोपी मतलब कि जो ऊपर के पेड़ के जो ऊपर की जो वो होते हैं पत्ते, वो इतने आपस में घिर जाते हैं कि नीचे तक जमीन पे सूरज जाता ही नहीं है, और सनलाइट नहीं जाएगी तो ये एनर्जी नहीं जाएगी तो फूड नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये जो बेल और इस टाइप के कुछ पेड़ होते हैं जो दूसरे पेड़ पे उग जाते हैं, जिससे सरफेस से ऊपर जा पाए और क्या कर पाए, लाइट ले पाए एपीफाइट्स। ठीक है। तो एपीफाइट्स होते हैं, ऐसा सीन है। ठीक है। एक सेकेंड बैठ।
ठीक है, तो ये होते हैं एपिफाइट्स। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ऐसा है कि हाँ ये तीनों सही बात है। ठीक है, ये तीनों सही बात है। तो इसमें हमारा अगर हम देखें तो इसमें हमारा आंसर आएगा 1 2 3 और। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमारा 56 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है डेली वाले काम्स के लिए, कैपिटल अकाउंट होता है लंबे टाइम के करे हुए काम के लिए। लंबे मतलब जैसे हम कोई इंफ्रा बनाए, मतलब पुल बनाए या कोई रोड बनाए या स्कूल बनाए, इस टाइप की चीज़ें बनाए तो उनको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो अब इसमें देखो फॉरेन लोन से भी बन सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी बन सकता है, लेकिन प्राइवेट रेमिटेंस जो होती है, मतलब कोई आदमी गया वो कैपिटल अकाउंट में क्यों पैसा देगा, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आ सकता है। ये तीनों हैं 1 2 4, पर ये प्राइवेट रेमिटेंसेज नहीं आएगा। प्लस यहाँ जितना क्रूडली मैं समझा रहा हूँ, अगर ये ना समझ आ रहा हो तो आप जब इकोनॉमिक्स में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर होता है। वैसे यही क्रूड अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 57 में वो बोल रहा है कि ये जो तीनों जगह हैं इनमें से किस में ऐसा ये म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में फेमस है तीनों जगह, अजंता के उस लेपाक्षी टेम्पल या सांची स्तूपा में से। ठीक है, तो अब म्यूरल जो पेंटिंग होती है, पहले म्यूरल पेंटिंग होती है, म्यूरल पेंटिंग होती है जो कि दीवार पे कलर से रंग के बना दी जाती हैं। ये दो टाइप से बनाई जाती हैं, एक ऑयल से और एक पानी से। पानी वाली फ्रेस्को म्यूरल होती हैं और एक ऑयल से बनाई जाती हैं। तो ये इसमें अजंता में भी मिलती है, लेपाक्षी में मिलती है, सांची स्तूपा पे नहीं मिलती है ऐसी कोई भी पेंटिंग। ठीक है, जब तुम पेंटिंग पढ़ोगे तो उसमें म्यूरल पेंटिंग पढ़ोगे, ये बेसिक्स का ही बात है। ठीक है, जो मैं सब बता रहा हूँ। सो ये 1 और 2 हुआ। अगर इनको देखना है तो इनको देख सकते हैं। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ ये क्या है। देखो म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल अजंता की उसमें ऐसी म्यूरल पेंटिंग्स है। ठीक है, ये कलरफुल काफ़ी बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम लेपाक्षी टेम्पल में देखोगे तो ये देखो लेपाक्षी टेम्पल में भी है। ठीक है, म्यूरल्स बनी हुई है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ें हल्का सा और वापस जाके कि ये किस क्या है कैसे है। अजंता जो केव्स है वो प्योर, वैसे तुम जब वो पढ़ोगे क्या बोलते हैं, तुम बेसिक्स पढ़ोगे तब पढ़ोगे भी अजंता केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, ये बुद्धिस्ट केव्स हैं जो कि तुम्हारी वाकाटाका और सातवाहनाज ने बनवाई थी। ठीक है, वाकाटाका एंड सातवाहनाज ने बनवाई थी। ये लेपाक्षी जो टेम्पल है वो है तुम्हारा किसके लिए, लॉर्ड वीरभद्रा के लिए है। वीरभद्रा के लिए। लॉर्ड वीरभद्रा और हैं कौन, लॉर्ड वीरभद्रा को शिवा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, और सांची स्तूपा तुम्हें पता ही है कि सांची स्तूपा अशोका ने बनवाया था तुम्हारा 300 BC के अराउंड। ठीक है, फिर तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अब ये सांख्या फिलोसफी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि जो थॉट है इंडिया में, जो फिलोसॉफिकल थॉट रही हैं उनके बारे में। तो हमारे यहाँ दो टाइप के थॉट रहे हैं, एक तो रहे हैं ऑर्थोडॉक्स और एक अनऑर्थोडॉक्स या हेट्रोडॉक्स। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स मान लो या हेट्रोडॉक्स मान लो। ये ऑर्थोडॉक्स हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, ये हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो ये जो सांख्य फिलोसफी है ये एक ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी थी, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जो भगवान में बिलीव करती थी। बस इसका ये था कि वो बोलते थे, मतलब भगवान में नहीं, एक टाइप से ये बोलते थे कि जो भगवान नहीं है, प्रकृति जो कि है नेचर, उसके हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है। और एक पौरुष होता है, पौरुष ह्यूमंस। तो ये प्रकृति और पौरुष मिलते हैं तब ये पूरी दुनिया फंक्शनल होती है। ठीक है, और इस पौरुष जो है, जो अगर इसको अपनी वो चाहिए, इसको लिबरेट करना है अपने आप को रीबर्थ और बर्थ के चक्कर से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी बहुत। ठीक है, नॉलेज लेनी पड़ेगी बहुत। और नॉलेज लेने से क्या, नॉलेज लेने के इन्होंने 3 तरीके बताए हैं कि कुछ ऐसा बोलते हैं, ये शब्दम, प्रकाश, प्रतीक्षा,
ऐसे कुछ वर्ड हैं, जब तुम मतलब इसको संख्या को पूरा पढ़ोगे तो वो 3 वर्ड भी पता चलेंगे कि नॉलेज कैसे लेते हैं। तो ये जो स्कूल है इसके हिसाब से थ्योरी ऑफ रीबर्थ में ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सेप्ट ना करे, ये तो करते ही हैं। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी करते हैं, यही तो बोलते हैं कि अगर तुमको जन्म मरण के चक्कर से हटना है तो ये काम करो इस टाइप से, ठीक है। संख्या होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट एंड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, ये बिल्कुल सही बात है, संख्या यही बोलता है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो कपिल मुनि ने क्या किया था, फैलाया था, ठीक है, कपिल मुनि ने फैलाया था इसको, तो इसका 2 ओनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन से प्रिंसिपल है जो इंस्टीट्यूशनली, जो मतलब वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस में फॉलो होते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल द एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट थोड़ी करते हैं, ठीक। अब देखो ये पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज वो नहीं थी, गलत नहीं थी, बस एक ही हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाली बात थी, इतना सा वर्ड गलत था। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने ध्यान से कि मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये 59 हुआ। उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा हाँ 60, ये बोल रहा है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट आर रीजंस। तो ये ऐसे बोलते हैं कि अगर बहुत सारी ये कोई लैंड है तो इसमें बीच में ज़्यादा टेम्परेचर हाई वो रहेगा, हाई भी जाएगा दिन में, रात में लो भी जाएगा, ठीक है। और जबकि ये कोस्टल अगर एरिया होंगे, अगर इंडिया का ही ऐसे मान लो, तो कोस्टल जो एरिया होंगे उनके यहाँ 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 इन सारी जगह क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज कम होगी, ठीक है। सुहाना मौसम रहेगा हर टाइम, जैसे बोलते हैं लोग कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कोस्ट पे है। तो इसका क्या कारण होते हैं, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसके रीज़न पूछ रहा है क्यों होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि थर्मल डिफरेंस होता है लैंड और वाटर में, और वो लैंड और वाटर की जो वो भी होती है, कैपेसिटी भी होती है, मतलब जो मतलब टेम्परेचर गेटिंग जो फेनोमेना है कि गर्म कितनी देर में होगा, तो वो उसमें ऐसा भी है कि पानी बहुत आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है, जबकि लैंड जो होती है वो तेज से गर्म होती है, तेज से ठंडी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, नहीं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, बोल रहा है कि ये इसलिए भी होता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड ऊपर नीचे होते हैं, पर ऐसा तो है नहीं। देखो अगर कोस्ट पे ऐसा सीन होगा कि कोस्ट पे तुम्हारा माउंटेन भी है, तो भी ऐसा है कि उधर माउंटेन की वजह से वेरिएशन जितना भी है वो वही लगता है कि अगर माउंटेन है, मानो ये तुम्हारा अमेरिकन वेस्टर्न कोस्ट है, एंडीज है, एंडीज के पास तो यहाँ पे कोस्ट है, पर फिर भी ऐसा है माउंटेन है तो ऊपर बर्फ़ ही जमी हुई है ना, ऐसा तो है नहीं कि बर्फ़ नहीं जमी हुई। तो इसकी वजह से तो ऐसा कुछ टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होता। ऑल्टीट्यूड में तो मतलब ऊपर नीचे टेम्परेचर होता ही, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे टेम्परेचर अपने आप कम होना शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन इंटीरियर, ये उल्टा होता है, इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होती, आसपास स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। हैवी रेन इन द इंटीरियर कंपेयर टू, ये भी उल्टा होता है, वो हैवी रेंस का होती है, कम रेंस होती है, ज़्यादा बारिश पड़ती है कोस्ट्स पे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम 61 देखते हैं। 61 में क्या बोल रहा है कि इंडियन कोल जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इंडियन कोल में देखें हम बोल रहे हैं कि हाई एस कंटेंट है, लो सल्फर कंटेंट है, लो एस फ्यूजन टेम्परेचर है। तो देखो एक चीज़ इसमें बेसिक्स की बहुत जानने की, मान लो कि इंडियन कोल जो है ना वो यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछता है इंडियन कोल पे कहाँ मिलता है, गोंडवाना में, इसमें उसमें, इंडियन कोल से क्या होता है। तो हाई एस कंटेंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लो सल्फर कंटेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन लो एस फ्यूजन टेम्परेचर नहीं होता, इंडियन कोल में होता है क्या,
हाईएस्ट फ्यूजन टेम्परेचर, हाईएस्ट फ्यूजन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि आयस को, मतलब कोयले को राख बनने में टेम्परेचर कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, मतलब कितने पे वो जलेगा, तो वो हाई पे जलता है। क्यों ज़्यादा पे जलता है वो, क्योंकि इंडियन कोल जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, तो इसकी वजह से वो हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर चाहिए होता है उसको। तो इसका 61 का आंसर आएगा, 1 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, फिर अगर हम 62 देखें, 62 में बोल रहा है कि लेटराइट सोयल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, क्या सीन है। ठीक है, लेटराइट सोयल, तो हम थोड़ा सा पहले देखें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हल्का सा देखो, लेटराइट सोयल यहाँ यहाँ मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटराइट सोयल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिल रही है तुम्हारा, पूरे के पूरे इसमें मिलती है, कोस्ट पे मिलती है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे भी लेटराइट सोयल बनती कैसे, क्या सीन है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हल्का सा सीन क्या है कि ये बता दिया हमने इसने कि हमको यहाँ लगभग कोस्ट पे मिलती है, इधर भी। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है। ये ऐसे बनती है, जो नॉर्मल सोयल होती है उस पर जब बहुत बारिश पड़ती है तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बह के चले जाते हैं, लीच हो जाते हैं। ठीक है, लीचिंग होती है और ज़्यादातर चले जाते हैं। बस इसमें जो मेटल्स के होते हैं ना, जैसे आयरन और प्लस एल्यूमिनियम, ये दो बच जाते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम बच जाते हैं और सारे चले जाते हैं। तो ये क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है इसमें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं इसमें, इस वाली सोयल में, लेटराइट सोयल में। ठीक है, और ये आयरन होता है इसमें, इसीलिए इसका जनरली रेड तो कलर होता है। तो देखो इसका क्या कलर रेड है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। दे आर रिच इन नाइट्रोजन पोटास, नहीं भाई, दे आर डेफिशिएंट। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, ये भी नहीं, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया अभी, वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे मिलती है। तो हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इधर मिलती है। ट्रोप तपोइका एंड कैस्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सोयल्स। हाँ ये बात है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब बड़े बड़े पेड़ टाइप के। ठीक है, तो इन ये बिल्कुल ऐसी ज़मीन में हो सकते हैं क्योंकि इनकी जड़ें नीचे होती हैं, तो ये नीचे से कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर आएगा C1 and 4। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, C1 and 4। उसके बाद हम देखते हैं 61। देखो नेचुरल गैस, अगर जो मैं कोयल की बात कर रहा था, देखो ये नेचुरल गैस की बात कर ली इसने। गोंडवाना बेड्स, गोंडवाना बेड अगर तुम्हारे दिमाग में नाम आएगा तो तुरंत आना चाहिए कि ये कोल है इंडिया का, गोंडवाना कोल। ठीक है, नेचुरल गैस नहीं मिलती, नेचुरल गैस जो इंडिया में ज़्यादातर मिलती है वो ऑफ शोर ही मिलती है। ऑफ शोर का मतलब कहाँ, ये 2 3 इलाकों, यहाँ पर एक तो बॉम्बे हाई के आसपास। ठीक है, और इन इसमें कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी मिलती है, और तुम्हारा ऐसी जगह में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैसे तो लैंड पे भी मिल जाता है पेट्रोल रिजर्व्स, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो शुरू में जब ज़मीन के नीचे जमी, लैंड के नीचे, तो उससे क्या बना, जब वो लैंड के नीचे जमी ना, तो लैंड के नीचे जम के बनने से बना कोयला। ठीक है, कोल। और जो पानी के नीचे जमी उसके नीचे उससे बने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऐसा कुछ बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन दबने से बनता है तुम्हारा कोयला, और ये ओशियनिक वेजिटेशन दबने से बनता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा भी है। तो ये भी बेसिक्स की बात है, नेचुरल गैस नहीं मिलती। माइका ऑकर्स इन अबेंडेंस इन कोडरमा, कोडरमा जो है वो झारखंड में है एक जगह। अब पता नहीं इसको तुम कैसे याद करोगे, मैंने तो जॉब किया था एक बार कोडरमा में, कोडरमा के आसपास, तो मुझे पता था। ठीक है, तो ये माइका मिलती है उधर, ये सही बात है। वैसे ज्योग्राफी में तुम माइका का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो शायद वहाँ पढ़ लो, क्या पता। पर इसमें पहला गलत है, देखो पहला गलत कर देते हैं हम। अब दूसरे का पता नहीं, अभी टू ओनली देखते हैं पहले। अब देखते हैं धारवाड़, धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। धारवाड़ अगर तुम पढ़ोगे, इंडिया में 4 टाइप की रोक मिलती हैं, आर्कियन, परमियन, धारवाड़, और कौन कौन सी है, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन। ठीक है, तो इसमें जो धारवाड़ है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है कि ये मतलब सेट प्रेशर और टेम्परेचर लग लग के चेंज हुई है, तो इसमें पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, इसमें मिलेंगे मेटल्स। तो ये इंडिया के ज़्यादातर मेटल इसी धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर कितना,
क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन 63 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 ओनली। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना 64 में बोल रहा है कि जो खरीफ विच ऑफ द खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है इसमें से। जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो कब उगती हैं? खरीफ क्रॉप उगती हैं गर्मी में। ठीक है, जो रबी क्रॉप होती हैं रबी वो उगती हैं जब रबी नहीं आता, यानी कि सर्दी में, विंटर्स में। ठीक है, रबी कैसे याद रखोगे? जब रबी नहीं आता। रबी का मतलब क्या होता है? सूरज नहीं आता, तो यानी सर्दी, तो वो होती है रबी क्रॉप। तो सर्दी में कौन सी क्रॉप, इसमें से गर्मी में कौन कौन सी? कॉटन भी, ग्राउंड नट भी, राइस भी, ये तीनों हमारी उसमें उगती हैं। ये जो वीट है ये उगती है तुम्हारा सर्दी में, तो इसमें वीट नहीं आएगा। 1 2 3 ये आंसर आएगा इसका। ये इजी क्वेश्चन है। फिर 65 देखते हैं हम क्वेश्चन। ये बोला क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर। क्लाइमेट एक्सट्रीम है यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई जाता है और फिर लो भी जाता है बहुत। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम है, स्कैंटी का मतलब कम रेनफॉल होना, बारिश कम होती है। और लोग नोमैडिक हर्डर्स हैं, लोग सेटल नहीं होते, लोग इधर उधर वो होते रहते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इनमें से कौन है? तो हम देखें अफ्रीकन सवाना। अफ्रीकन सवाना आता है तुम्हारा, अफ्रीकन सवाना आता है तुम्हारा इसमें, यहाँ पे, यहाँ से इक्वेटर जाती है। इक्वेटर पे डेली बारिश होती है, तो बारिश कम हो ही नहीं सकती। ये गलत आंसर है तुम्हारा। फिर सेंट्रल एशियन स्टेपीज, इसका यही सही आंसर है। मैं गलत वाले आंसर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज है तुम्हारा यहाँ पे अमेरिका में। ठीक है, और ये हैं ग्रेट लेक्स, और इनको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पे ग्रेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ लोग सेटल रहते हैं। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि ये एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, बारिश नहीं होती है। बहुत वन ऑफ द फर्टाइल ग्राउंड्स है। ठीक है, ये भी नहीं है। साइबेरियन टुंड्रा में भी बारिश होती है 200 mm तक, ऊपर का जो एरिया पूरा। तो इसमें भी क्लाइमेट तो एक टाइप की एक्सट्रीम ही है, पर ये नहीं है कि बारिश कम होती है। तो ये भी सेंट्रल एशियन स्टेपीज ही है, जिसमें जो तुम्हारा जैसे इनको भी बोलते हैं, जो हिस्ट्री में हम एक क्वेश्चन वो करते हैं, ये पढ़ते हैं कि जो आर्यंस आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सेंट्रल एशिया ऐसे ही है ना कि एशिया और यूरोप का, अगर हम इसके आगे का देखो मैप बनाए वर्ल्ड का। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे मैप बनाएंगे ना हम। ठीक है, उसके बाद अगर इसी मैप को हम थोड़ा सा आगे ऐसे कर दें, तो ऐसे ऐसे करके ये मैप बनता है। ठीक है, वर्ल्ड का। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऑस्ट्रेलिया बनाता है ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा है ना, ये सेंट्रल एशियन स्टेप। यही सेंट्रल एशिया में लोग नोमैडिक होते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी है, इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बिल्कुल लैंड के बीचों बीच है ये एरिया, बारिश कम होती है। तो इसीलिए यहाँ से आर्यंस भी यहीं से आए थे ऐसे। ठीक है, समझ आया? तो ये हुआ तुम्हारा सेंट्रल एशियन स्टेपीज, 65 का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई बेनिफिट्स डेटर्स, जो कि उधार लेते हैं। महंगाई होने से जो उधार लिया जिन्होंने, उनका फ़ायदा होगा। और जो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, जो महंगाई है उससे क्या होगा कि जिन्होंने ब्याज पे पैसा दिया है, यानी जिन पे बॉन्ड है, ठीक है, तो उनको फ़ायदा होगा। तो महंगाई ऐसे होती है, मानो कि महंगाई का क्या मतलब, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि अभी 100 रुपये है और 8% कुछ बढ़ जाएगी, 108 हो जाएगी इन्फ्लेशन। 108 का मतलब क्या है? जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी वो 108 में मिलेगी, यानी कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है मनी की वो घट गई। परचेजिंग पावर कैपेसिटी घट गई कि 100 रुपये में ही पहले जो किसी को 8 किलो गेहूँ मिल जाते थे, अब वो 108 रुपये में मिलेंगे 8 किलो गेहूँ। यानी कि अगर हम ठीक से देखें तो कम गेहूँ मिलेंगे अगर इतने ही 100 रुपये हुए। ठीक है, अब आगे 100 रुपये में कम गेहूँ मिलेंगे, 7.5 या कुछ समथिंग ऐसे ऐसे मान लो। तो परचेजिंग, जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो जिसने भी ब्याज पे पैसा उठाया है वो तो क्या करेगा कि 100 रुपये लिए हैं, वो 2-4 साल बाद 105 रुपये पे, मानो अगर उसने 5% ब्याज पे उठाया, तो उसमें क्या होता है कि
पर उसके 100 रुपये लिए थे उसने और उसके अभी 108 रुपये बन रहे हैं उसको मानो अगर 8% इन्फ्लेशन है तो उसको 3% का फ़ायदा ही है। ये एक्चुअल में तो ये जो तुम्हारा प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होती है मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होंगी और जो तुम्हारा इन्फ्लेशन होगा उसके बीच के सिनेरियो पे डिपेंड करता है ठीक से। तो पर ये क्वेश्चन इतना डीपली पूछा ही नहीं गया, ये बस ये पूछ रहा है इन्फ्लेशन हुई तो उससे क्या हुआ। तो हम यही मानेंगे कि इन्फ्लेशन से जो उधार लेते हैं उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये एक पूरी टेबल बनती है इकोनॉमिक्स में तुम बनाना कि देखो ये सब पे पूछा जाएगा इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क आएगा। तो इन्फ्लेशन का फ़र्क ऐसे लिखना, देखो दो बनाना इसमें कि ऐसे उधार वाले और ब्याज पे देने वाले। तो उधार वाले का ऐसे हैप्पी फेस बन जाएगा कि इनके मज़े आ गए, ये ब्याज देने वालों का ऐसा फेस बन जाएगा कि अरे। फिर इन्फ्लेशन के बाद तुम इंटरेस्ट रेट पे देखना कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट गए तो क्या हुआ। ऐसे ही इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। उसके बाद वो भी आएगा बॉन्ड प्राइजेस बढ़ गए मार्केट में, घट गए तो उससे क्या होगा। ये सारी चीज़ों का ऐसी एक पूरी चार्ट बना लेना, उससे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखें हम तो इसमें इन्फ्लेशन ये तो करता है, ये नहीं करता है, तो इसका ओनली आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं, हाँ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है। डिसगाइज वही कि जितने लोगों का काम है नहीं पर उतने लोग लगे हुए हैं, जैसे खेती में लगते हैं तो वो ये उसका ये मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो। मतलब जो मतलब ऐसा है कि 5 लोगों का काम है प्लस 3 जो लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं टोटल। तो ये जो 3 है ना, ये 5 भी उतना ही काम कर रहे थे, 8 भी उतना ही काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी है ना वो जीरो है, ये जीरो ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 68 हो गया। देखो ये फिर वो ये क्लासिकल लर्निंग यहाँ से आ गई। ये आर्टिकल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने ही पढ़ने हैं, बेयर एक्ट पढ़ लो, ठीक है, फ़ायदा रहेगा। ये आर्टिकल 75 से सीधा उठाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये बोल रहे हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नोट टू द पार्लियामेंट, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर इसको देखें ये आर्टिकल 78 की बात है, ठीक है। और ये भी आर्टिकल 75 की ही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये गलत नहीं, ये भी गलत, ये तो गलत बात है, ये सही बात है। 2-3 सही को ऑप्शन है, 1 गलत है। तो आर्टिकल्स तुम देख लेना इसके, मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पहले दिखा रहा था पर उससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ये बेसिक्स की बात है, सीधा बेसिक्स की, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन पेपर में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब ये एनडीसी जो है ये क्या है, अब ये फंक्शन नहीं करती तो ज़्यादा इससे वो रिलेटेड मतलब रिसर्च करने का कोई मतलब है नहीं। ये वैसे 1952 में बनी थी, ये प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन नहीं थी, ये एक अलग से कमेटी थी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस प्लस 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन बनाता था उसको अप्रूव करती थी। इसमें भी काफ़ी सारे मेंबर होते थे। आगे इसका एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी साल एनडीसी में कौन कौन मेंबर होते थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आगे देख लेंगे हम। इसमें पीएम होते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसमें सीएम्स होते हैं स्टेट्स के, इसमें प्लानिंग कमीशन का भी कोई मेंबर होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये फिर बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज कैप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल सही बात है, कोई भी कर सकता है ये, इसलिए इसमें भी रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जरूरी नहीं है एक कोई दे। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग करो जिससे डेवलपमेंट हो। उसके बाद बोल रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस। अरे हाँ, तो पंचायत तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान बनाती है। तो 2 और 3 आएगा इसका भी आंसर, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर आएगा 2 और 3। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द चेयरपर्सन एंड द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा से भी लिया जाता है। आर नोट द मेंबर ऑफ द हाउस, नहीं, डिप्टी चेयरमैन तो मेंबर से लिया जाता है, वहीं से चूज होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात कह रहे हैं कि नहीं,
ठीक है। ये जो डिप्टी चेयरमैन होता है ये तो राज्यसभा से ही लिया जाता है, ये गलत बात है, वन गलत है। While the nominated member of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the वाइस प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि जो नॉमिनेटेड होते हैं, ये देखो अभी क्लासिकल क्वेश्चन है, किस चीज़ से, ये पॉलिटिकल क्लासिकल क्वेश्चन है, किस चीज़ का क्लासिकल क्वेश्चन हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज का, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब होता है कि उसको बनाने में कौन कौन वोट देते हैं, ऐसी दोनों का होता है। तो ये बेसिक्स है, क्लासिकल बेसिक्स, इसको ज़रूर पढ़ लेना भाई, ये सही बात है। ठीक है, तो 70 में अगर हम ठीक से आंसर देखें तो 70 में हमारा आंसर आएगा ओनली 2। ठीक है, उसके बाद है हमारा नालसा से रिलेटेड क्वेश्चन है, NALSA, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर इसको देखें 1987 के एक्ट से बनी थी नालसा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 39A भी है जो फ्री लीगल एड की बात करता है कि जो गरीब सोसाइटी के पार्ट, वीकर सेक्शन है, गरीब है, या किसी भी इंडस्ट्रियल साइट पर उसके साथ कुछ हो गया, या कोई भी दंगे वंगे से अफेक्टेड है, ऐसे लोगों को लीगल जो सर्विसेज है वो फ्री मिलनी चाहिए, वकील फ्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्ट, इसका क्या नालसा को बोल रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड competent legal service to the weaker section of society on the basis of equal opportunity। ये बिल्कुल सही बात है। It issues guidelines for the SLSA, हाँ, State Legal Service Authority to implement the legal programs and schemes throughout the country। ये भी सही बात है नालसा की। ठीक है, तो ये दोनों 1 और 2 हैं। नालसा तुम पढ़ोगे बेसिक्स में, ये कोई बहुत ज़्यादा तोप वाली बात नहीं है, पर हाँ नालसा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखो जो मैं तुम्हें बात कर रहा था नालसा में, हाँ ये तो ये पूछा है नालसा में, फिर 4-5 साल बाद नालसा का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद अगर किसी ने सोल्व किया हुआ कि इनमें से कौन कौन एलिजिबल होते हैं नालसा की एड के लिए। तो उसमें ऐसे ऑप्शन थे कुछ कि OBC जिसकी इनकम हो 50 साल से कम, बुढ़ा, वीमेन, ऐसा, ओल्ड एज, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी मतलब मैंने शायद अभी करके तो रखा था वो वाला, कहीं कुछ दिखाता हूँ मैं तुमको। कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो ये अफ्रीकन सवाना जो मैं बोल रहा था, अफ्रीकन सवाना यहाँ बीचों बीच है इसमें, यहाँ पर। तो यहाँ तो बहुत बारिश होती है, यहाँ पर बारिश कम होती नहीं है। ठीक है, ये देखो ये है ग्रेट 5 लेक्स जो पेरीज है वो अमेरिका में। तो ये भी पूछी जाती है कितनी बार, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हीरोन, ये सब पूछी जाती हैं। ठीक है, अब ये नालसा का ये वाला देखो, वीकर सेक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ नालसा। तो उसमें वीमेन एंड चिल्ड्रन है, SC/STs हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, पर्सन इन कस्टडी है, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये नेचुरल है, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लैक और एज नोटिफाइड बाय द स्टेट सेंटर, ये हैं। इनको फ्री लीगल एड देता है नालसा। ठीक है, इन सबको फ्री लीगल एड देता है नालसा। तो नालसा का इसका 1 और C हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72 कि ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, ये पूछा ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर का क्या मतलब होता है, गरज यानी कि आवाज़। ठीक है, ये होती है आवाज़। वो इन द स्काई इज प्रोड्यूस बाय, कि जब थंडर स्टॉर्म आता है आवाज़ के साथ जो बहुत तूफान आता है, तो उसमें वो जो आवाज़ होती है वो क्यों होती है, वो होती है ऐसे, अगर बहुत हम समझे तो लाइटनिंग से होती है वो बेसिकली। तो लाइटनिंग से भी कैसे होती है, लाइटनिंग से ऐसे होती है कि लाइटनिंग में क्या होता है कि जब मतलब बहुत ही अपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है मतलब लाइट आ जाती है, चार्ज होता है, और वो चार्ज वहाँ के आसपास की एयर को पता है कितना गर्म कर देता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। 30,000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने की वजह से एयर जो है ना एकदम सडन एक्सपेंड करती है। ठीक है, सडन एक्सपेंड करती है, और उसकी वजह से शोर होता है कि इसको बोलते हैं बीम टाइप की बनती है। तो इसीलिए ये जो है ये इसकी वजह से है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं मीटिंग ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स, ये इसकी वजह से थोड़ी होगा। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, नहीं भाई लाइटनिंग से होता है, लेकिन लाइटनिंग जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ एयर होता है, ना कि सेपरेट करता है। वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, नहीं भाई ये भी नहीं होता। ठीक है, ये इसके नन ऑफ द अबव प्रोड्यूस द थंडर, ये है इसका आंसर। ठीक से, ठीक है 72। अब हम 73 देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी ट्राइब हैं जो कि इस स्टेट में मिलती हैं।
देखो जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर 72 किया और तुमको लग रहा होगा कि अब मैं समझा रहा हूँ तो ये कितना इजी लग रहा है, वहाँ पे एग्ज़ाम पैनल में समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, इसको तो लाइटनिंग से ऐसे वो कर सकते हैं, मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, नन ऑफ द अबाउ प्रोड्यूस थंडर कितना रेयर आएगा। तो ये ऐसा नहीं है, तुम्हें 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं और तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो तुम अटेम्प्ट करोगे वो गलत हो जाएंगे, पर बेसिक के ऐसा है कि 35 से 40 क्वेश्चन तुमको करने ही करने हैं सही। उसके बाद अगर मानो तुमने 90 अटैम्प्ट किए तुमने और 50 सही किए, तो 50 में अगर तुम मान लो और 90 करने हैं तुमने, ये 40 यहाँ कर लिए, 35 कर लिए, तुमने 50 और आगे किए, 50 में से तुम 25 सही 25 गलत कर लोगे ना, तो 40 यहाँ सही किए तुमने, या 35 ही मान लो, 35 यहाँ सही किए तुमने, 25 यहाँ सही किए, तो तुमने 60 सही कर दिए, 30 गलत कर दिए, ती हाँ 30 गलत कर दिए, तो 30 गलत 10 को और लेके चले जाएंगे, तो 50 दूनी 100 मार्क्स आ जाएंगे। और 100 पे हर साल सिलेक्शन होता है किसी भी पेपर में। तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि, पर इनको इनके बेसिक्स जरूर समझो, कि बेसिक समझोगे तो समझ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं लिम्बू ट्राइब जो है वो सिक्किम में है, कार्बी ट्राइब, हाँ कार्बी, ये तो देखो ये हमें नहीं पता नंबर 1 कहाँ पे है ये, अगर एग्जाम के हिसाब से देखें खारबी, लेकिन हमको बताना चाहिए खारबी एनालोंग प्लेटू है असम में, वो कार्बी ट्राइब की वजह से ही है। ठीक है, तो ये तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, दूसरा गलत हो तो ये गलत हो, ये गलत हो, देखो 1 और 3 तो आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद हम 4 में देखेंगे कि बोंदा, उन दिनों बोंडा जो है ये उड़ीसा की ट्राइब है, उन दिनों ये एक पीवीटीजी में से आती है। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जो होती हैं उनमें से ये आती है बोंदा, और ये उड़ीसा की, उन दिनों उस पर बहुत न्यूज़ चल रही थी इसलिए, वैसे तो पीवीटीजी को इन जनरल हमको पढ़ना होता ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 1 और 3 ओनली, ए। ठीक है, अब हम देखते हैं 74 बोल रहा है कि फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स को लगाओ उनके उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, कितनी जल्दी उनसे फ़ायदा आ सकता है। तो सबसे पहले करेंसी अगर हाथ में होगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी से मिल सकता है। तो हमारा 4 सबसे आगे आएगा, तो ये भी कट जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा। 4 के बाद इसमें 3 इसमें 1 है, तो 1 और 3। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स, नहीं सबसे पहले आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यही होता है, डिमांड कभी भी अगर कस्टमर डिमांड करेगा तो बैंक को उसको देना पड़ेगा, वो डिपॉजिट है, वो डिमांड पे देना पड़ेगा। तो उसके बाद आएगा ये, उसके बाद आएगा 3 सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, की जो सेव किया है कि ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में 2 टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का तो एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है कि 10 साल के लिए। फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो टाइम डिपॉजिट होता है कि 10 साल के लिए कर लिए, तो अब 10 साल के लिए कर दिए तो तुम्हें 10 साल पे मिलेगा। अगर अभी तुम लोगे तो ठीक है मिलेगा, पर उसमें से बहुत सारा, अगर तुमने बोला बहुत कि नहीं नहीं हमें तो चाहिए बहुत, पता चले 25% काट लें कि लो जी तुम्हारा 1 लाख मिलना था और 75 लाख ले लो अपने हाथ में, तो ऐसे होता है। तो लिक्विडिटी में करेंसी सबसे पहले होती है, फिर टाइम, ये डिमांड डिपॉजिट आता है। 4 1 3 2, ये भी वैसे इकोनॉमिक्स का बेसिक है, तो इसको भी बेसिक में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं सीधा जब आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लेवा बेची करती है। ये डॉलर या पैसे की अवेलेबिलिटी को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत ही क्लासिकल एक वो है आरबीआई का टूल, इसको तुम देख लेना आराम से, बेसिक का ये भी। ठीक है, इसमें वैसे यही करती है गवर्नमेंट नहीं आरबीआई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 76 पीएसएल नॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर एमएसएमई वीकर सेक्शन ऑल ऑफ द अबाव है इसमें। अब तो फिलहाल इसको और ज़्यादा वाइड कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो देख लेना पीएसएल नॉर्म्स में क्या क्या आते हैं, स्कॉलरशिप्स ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं अभी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। पानी कौन सी इंडस्ट्री कंज्यूम करती है? वैसे अगर हम पानी ही देखें तो पानी में सबसे ज़्यादा 90% इंडस्ट्री ही करती है, नहीं 90% करता है लगभग एग्रीकल्चर, 85% एग्रीकल्चर। ठीक है, पता नहीं यार ये डेटा मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ ये इससे रिलेटेड कुछ डेटा है। अगर हम टोटल इंडस्ट्री का डेटा देखें, इंडस्ट्री में से सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है टीपीपीज पे, थर्मल पावर प्लांट्स पे, टीपीपीज थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि
ये बोल रहा है कि अगर हमें पूरा फायदा उठाना, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है जवान लोगों का पूरा फायदा उठाना है तो क्या करें, जवान लोगों का फायदा उठाना है तो उनको स्किल सिखाओ, वरना वो बिना स्किल के ऐसे ही क्या होते रहेंगे, डिसगाइज एंड इम्प्लीमेंट करते रहेंगे कि वो काम करते रहेंगे जो उन्हें ठीक से आता भी नहीं है। स्किल सिखा दो तो मचा देंगे, ठीक है। तो 78 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या 79 कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कि एक पोज होता है त्रिभंगा। तो उस त्रिभंगा पोज में आर्टिस्ट एंशिएंट इंडिया से लेकर अभी तक करते हैं, तो क्या बताओ, ठीक है, कैसे होता है वो। तो ये होता है वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। वेस्ट मतलब वेस्ट, नेक मतलब नेक। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें ये एक इंसान है तो इसकी एक तो नेक, ठीक है, फिर ये ऐसे होगी कि ये इसकी बॉडी है, ये वेस्ट दूसरी तरफ को रहेगी और इसके पैर पे भी ये ऐसे करके अपना पैर लगा के रखता है। ये जो होता था इसका क्लासिकल वो है, मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो त्रिभंगा पोज, ये होता है त्रिभंगा पोज, ऐसे करके त्रिभंगा पोज होते हैं, ऐसे त्रिभंगा पोज होते हैं, ये होते हैं त्रिभंगा पोज। तो हम वापस से शुरू करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। हम थे इस पे त्रिभंगा पोज पे, तो हम त्रिभंगा पोज देख रहे थे, तो हमने देखा त्रिभंगा पोज ये होता है, ठीक है, जहाँ पे 3 जगह पे, त्रिभंगा का मतलब होता है 3 ब्रेक्स, जहाँ पे बॉडी में 3 जगह ब्रेक्स हों, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे ही होता है कि एक नेक पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक पैरों में, ठीक है। तो ये ऐसे त्रिभंगा पोज बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, ये बोल रहा है एनी बेसेंट के बारे में बताओ, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो एनी बेसेंट तो वो बोल रहे हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, ठीक है, 1916 में किया था ये, ठीक बात है। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर ये नहीं थी, थियोसॉफिकल ये बेसिक हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे मैडम ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ओलकोट, एच.एस. ओलकोट, ये थे 2 लोग। इन्होंने पहले न्यूयॉर्क में किया था इसको फाउंड, फिर न्यूयॉर्क से ये क्या इसको मूव करके लेके आए AIDYR में। कहाँ है ये अडियार, चेन्नई, ठीक है, ये चेन्नई मद्रास में हुआ करता था, ठीक है। तो फिर इन्होंने हाँ इसको बहुत आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया था कि इन्होंने एनी बेसेंट ने, ठीक है। ये वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1917 में ये पहली वीमेन महिला बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। वैसे ये पहली वीमेन है, पहली इंडियन वीमेन सरोजनी नायडू है जो 1925 में बनी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है, तो 1 और 3, ठीक है। अब हम उससे आगे चलते हैं, चलो, ठीक है। तो हम 81 बोलते हैं द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू, तो जो तुम्हारा 83 आई थिंक, नहीं 83 लॉर्ड रिपन के लॉ मिनिस्टर थे सर इल्बर्ट। उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड रिपिन को एक इंडिया के मामले में भी अच्छा माना जाता है, तो इनका जो लॉ मिनिस्टर था भी एक अच्छा काम कर रहा था। ये अच्छा काम क्या कर रहा था कि पहले जो इंडियन लोग होते थे अगर वो किसी भी कोर्ट में जज हैं तो वो वाले केस नहीं सुन पाते थे जिसमें यूरोपियंस इन्वॉल्व हों। यूरोपियंस के केस यूरोपियन ही सुनते थे, यूरोपियन जज। ये इल्बर्ट बिल ला के ये करना चाह रहे थे कि हम जो इंडियन है वो भी यूरोपियंस के केस सुन पाएंगे, लेकिन इसके बाद ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो जाती है कि इनको बहुत ज़्यादा ये जो ब्रिटिशर्स हैं यूरोपियंस है वो बहुत अपोज करते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तो क्या था, ये था रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। ये डिस्क्वालिफिकेशंस को रिमूव कर रहे थे कि नहीं वो कर सकते, ठीक है, ठीक है। उसके बाद राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज में भी कोस्ड बाय, महंगाई हो गई, देख रहे हो इन्फ्लेशन कितनी वो है इम्पोर्टेंट थीम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्या होता है, इन्फ्लेशन बैंक रेट पे क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट पे क्या जाएगा, ये वो बहुत सारे कनेक्शन सब पढ़ लेना।
एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया तो भी महंगाई हो जाएगी। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को खरीदने के मैं पहले दो लोगों के पास 100 रुपये थे तो ठीक है, दोनों ट्राई करते कि 100 में खरीद ले। अब दोनों के पास ही 200 रुपये हैं तो ट्राई करेंगे, एक बोलेगा 100 के बाद अगर दूसरा मैं 150 देता हूँ, 200 दूसरा बोलेगा मैं 180 देता हूँ, तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही। एंड डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल ये भी ठीक बात है कि अगर सप्लाई मतलब जो आउटपुट है, मतलब चीज़ें कम हो गई, लोगों के हाथ में पैसा उतना ही है तो आउटपुट कम है तो लोग महंगाई तो करेंगे। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, ये डिमांड भी बढ़ गई, तो ये तो तीनों ही चीज़ है। डिमांड बढ़ेगी तो हाँ डिमांड बढ़ी तो जो चीज़ों की मतलब अगर डिमांड बढ़ी है तो प्रोड्यूसर करेंगे कि अच्छा 4 चीज़ें मांग रहे हैं तो अब इनको बढ़ा देते हैं, महंगाई प्राइस राइज कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ की वजह से जनरल प्राइस राइज हो सकता है। 1 2 3, ठीक है, ये आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं तुम्हारा 83 पे। तो बोल रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या होता है। फॉरेन, ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लासिकल क्वेश्चन है। तो इसको ये फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई एंड एसडीआर, ये है बी, ठीक है। ये इसके ट्रेंड्स भी पढ़ना, इसके कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ो। फॉरेन एक्स जब 1991 हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे तो उससे पहले भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हुआ था, कम था। इसी वजह से हमको 1991 के रिफॉर्म्स करने पड़े थे। हमको बोलते हैं कि हमारे पास सप्लाई करने के लिए 15 दिन की सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ही हम बाहर से ले सकते थे, जिसमें हम मेजरली क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल टाइप का टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ो। इसमें क्या क्या आता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कितना चल रहा है, ये 720 अराउंड मिलियन डॉलर कुछ तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये ऐसा समथिंग कुछ फिगर है, देख लेना मतलब एग्जैक्ट फिगर कितना है, ठीक है। फिर 83 हो गया, 84 पे जाते हैं हम। तो इनमें से बोल रहा है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, सबसे ज़्यादा महंगाई किस चीज़ से आ जाएगी। सबसे महंगाई आएगी कि हम धमाधम नोट छाप दें, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फिनेंस अ बजट डेफिसिट। हम मतलब पैसे ऐसे ही छापे जाते हैं कि कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी में कितना राइज होगा, उसी के कोरिस्पोंडिंग जितनी पहली मनी सप्लाई होती है उसी जीडीपी में जितनी बढ़ोतरी होगी उससे थोड़े से एक्स्ट्रा नोट छापेंगे, जिससे कि मनी सप्लाई और प्रोडक्ट्स जितने मार्केट में आए वो थोड़ा सा मैच करता रहे। ऐसा नहीं है जब धमाधम सूटकेस ले लो योजना, जैसे मृणाल बोलते हैं कि वो अगर धमाधम सूटकेस ले लो योजना दे दो तो पैसा ही पैसा हो जाएगा मार्केट में और वो सबसे इन्फ्लेशन करेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं 85, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, ठीक है, कि सप्लाई ऑफ मनी सेम है, ठीक है, रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। मनी की सब मतलब 100 ही रुपये हैं मार्केट में, पहले मांगने वाले भी 100 थे, अब क्या सीन है कि अभी भी 100 ही रुपये हैं, पर अब पहले मांगने वाला एक आदमी था, मांगने वाले 5 आदमी हैं, ऐसा मान लो, है ना। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम एंड देयर इज एन डिमांड फॉर मनी, फिर 5 लोग मांगने वाले ज़्यादा है, डिमांड तभी तो बढ़ेगी। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले जो 100 रुपये को ब्याज पे देता था 105% ब्याज पे, अब वो देगा बोला मैं तो 120% ब्याज, 120% रेट लगाऊंगा, 120 रुपये चाहिए मुझे। तो होगा ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइजेज, नहीं जी। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये बी हो जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा उतना ही है, मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। 85 हो गया, अब 86 बोल रहे हैं कि फ्रूट्स को जो हम स्टोर करते हैं कोल्ड चैम्बर में, फ्रीज में रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या दिखता है, लॉन्गर स्टोरेज लाइफ की, ज़्यादा दिनों तक वो चलता है। ये फ्रूट्स को भी देख लो या फिर तुम कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स देख लो, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि फूड इसलिए सड़ता है क्योंकि उसके अंदर की जो रिएक्शंस है वो चलती रहती हैं। और सब में रिएक्शंस कैसे चलती हैं कि ऑक्सीजन मिलती है, वो सांस लेता है, एनर्जी बनती है, वो और अपने आप को खाता है। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज डिक्रीज, हम उसके अपनी एनर्जी से उसकी एनर्जी देना बंद कर देते हैं, उसका जीरो पे वो वहीं का वहीं एक टाइप का वो हो जाता है, क्या पोज करा दिया उसकी लाइफ को वहीं, ठीक है। तो जैसे एनिमल्स करते हैं ना, हाइबरनेशन करा दिया एक टाइप का, मतलब क्या इसको बोलेंगे, इंड्यूस्ड हाइबरनेशन, ह्यूमंस इंड्यूस्ड, ऐसा कुछ, ठीक है।
उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ये जो तीनों एनिमल्स हैं इनमें से कौन से एंडेंजर्ड हैं। ये उस टाइम पे तीनों थे, अभी ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कौन है, एंडेंजर्ड कौन है, लीस्ट कंसर्न कौन है, ये वो जितने भी रेड डेटा बुक में वो आता है डेटा। अब भाई ये सब देखो, इम्पोर्टेंट सारी स्पीसीज़ को देख लो, कुछ कुछ को तो देख ही लो, क्योंकि ऐसा तो ना हो कि अगर एलिफेंट, ये टाइगर, घड़ियाल, ये सब इजी इजी चीज़ें हैं, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड आए और वो भी ना लगाओ तुम। बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, ऐसे 500-700 स्पीसीज़ मत पढ़ो, पर 50-100 स्पीसीज़ तो पढ़ ही लो कम से कम, ठीक है। फिर उसके बाद बोले हैं बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन बाइसिकल्स, कार, ईटीसी। बॉल बेरिंग्स, अच्छा तो वो क्यों होते हैं? बॉल बेरिंग्स होते हैं ऐसे कि एक ऐसी इसमें ये होते हैं, यहाँ छोटी छोटी बॉल सी होती हैं और ऐसे करके साफ्ट में लगा होता है किसी भी जगह, है ना। तो ये करते हैं कि क्यों यूज़ किए जाते हैं ये बोलते हैं द इफेक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सिल इज इंक्रीज। नहीं, ये क्या क्यों लगाया जाता है, ये क्योंकि ये आपस में घिसेंगे तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से स्पीड कम होगी, तो ये जितना एरिया कम होगा उतना अच्छा रहेगा। तो द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड, ये है, ठीक है। 88 का आंसर सी, 88 का आंसर सी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 89 बोल रहा है कि इनमें ऊपर में से कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन से होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब होता है कि मतलब जो तुम्हारी लाइट है वो कुछ ऐसे घूम घाम के कुछ चली जाए या किसी चीज़ से, और जो चीज़ है नहीं वो दिखा दे तुमको, ठीक है, जो चीज़ है नहीं वो दिखा दे, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या होता है, तो ये अगर ये तो ऐसे नॉर्मल किसका, जनरल साइंस का है। अब देखो इसमें एक तो चीज़ हमें दिख रहा है कि सब में तीन ऑप्शन है, सब में तीन ऑप्शन है, तो 5 तो और कोई से नहीं होंगे। तो इनमें से देखो क्या क्या हटा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, ये तो हमें पता ही है इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है, ये तो ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, नहीं करते हैं स्टार। तो 4 तो चाहिए ही चाहिए हमको, देखो यहीं है 4, यहाँ पे है 4, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अभी भी सारे ही हैं, 4 भी हैं, 3, 5 सभी बचे, ठीक है। तो 3, 4, 5 एक साथ आएंगे या तो, ठीक है, या फिर ऐसा आएगा कि 1 to 4 के साथ आएगा। तो अब देखते हैं पोलर स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, पोलर स्टार विजिबल होता है स्काई में, ये इसकी वजह से है क्या? ऑप्टिकल इल्यूजन थोड़ी है ये तो है ही। तो 5 भी, तो ये हमारा आएगा 1 to 4। अब देखो 1 to 4 में क्या क्या है, साइज ऑफ द सन एज डस्ट, कलर ऑफ द, हाँ कैसे आता है इल्यूजन, कैसे है कि इसकी केवल वही रेज पहुंच पाती हैं रेड वाली हमारे यहाँ तक, तो वो उसकी वजह से ये डाउन पे भी ऐसे होता है। मून बीइंग विजिबल एट डाउन, नहीं भाई, मून बीइंग विजिबल इसलिए होता है, वो मून तो हमेशा ही हमको चमके अगर वो ना हो, बहुत सन रेज इतनी हाई ना हो, ठीक है। ये तो बस इसलिए कि उस टाइम सन की रेज हमें उस लेवल पे नहीं दिखती हैं, तो ये हमें दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 1 to 4 आंसर आएगा इसका। उसके बाद हम किस उस पे जाएं, उसके बाद हम जाते हैं 90 पे, रेनबो की बात कर रहे हैं। देखो ऑप्टिक्स पे बेसिक उस पर कितने क्वेश्चन पूछे हैं इस साल भी, अब नहीं पूछते हैं बहुत ज़्यादा, पर एनसीईआरटी की अगर तुम बुक्स पढ़ लोगे तो वो हमेशा काम आएंगी। एनसीईआरटी पढ़ लो यार, सब बोलते हैं। रेनबो बोल रहे हैं प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन, कि इसमें से कौन सा फेनोमेना लगता है। तो अगर हम देखें तो मानो कोई सन ड्रॉप लाइट ऐसे, तो ऐसे सन से मानो कि अगर ये आ रही है तो वो ऐसे होती है कि यहाँ आके रिफ्रैक्शन होता है उसका, वो कई सारी उसमें मुड़ जाती है सबसे पहले, तो फिर एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करके यहाँ पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका, सारी उसका, और फिर हमको ये रेनबो दिखता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें डिस्पर्सन का मतलब होता है ऐसे फैलना, ये भी होता है, यहाँ पे होता है डिस्पर्सन। रिफ्रैक्शन यहीं शुरू में ही हो जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मुड़ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। जैसे कि अगर हम किसी पानी के इस गिलास में पेन को रखते हैं तो वो ऐसे हमें हल्का सा तिरछा दिखाई देता है कोई भी चीज़, पर वो रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की, ऐसे वो तिरछा नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन भी होगा, डिस्पर्शन भी होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमें बताइए, यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तब दिखता है। तो वो इसमें 90 में भी तीनों आ जाएंगे, 1 2 3, ये बेसिक हुआ। ये बोल रहे हैं मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो, जब हम पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं उसके छोटे जो पेड़ होते हैं वो ग्रो नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी जड़ की मिट्टी ना तोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें।
ये जो हमारे वो होते हैं कि देखो न्यू सोयल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, ये नहीं भाई, मोस्ट हमें कैसे पता। और ज़्यादातर जैसे एक ही रीज़न से दूसरे रीजन में तुम बहुत ले जा रहे हो तो एक्सट्रीम सोच सकते हो, वरना तो सब न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं। और खाद वाद इसीलिए तो शुरू में देते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। मोस्ट ऑफ रूट है टू हार्ड, अरे नहीं भाई, बहुत लूज़ करती है शुरू में, फिर लीव्स गेट डैमेज। लीव्स से मतलब ही नहीं है, रूट से मतलब है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये बोला इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू ओकर। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कब? देर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अरे नहीं भाई, अगर हमारी इकोनॉमी बंद है, हम उससे कुछ लेते नहीं है तो क्या। देर इज पॉपुलेशन ग्रोथ तो, पर सब के सब मतलब बेकार ही हो, स्किल ना हो तो क्या फ़ायदा। हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो होगी, यही ऑप्शन है। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी से मतलब क्या है, अगर हमारी इकोनॉमी मान लो कि क्लोज्ड है तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वही है, हम मशीन बनाए, रोड बनाए, वो बनाए, पुल्स बनाए, तो उनसे क्या होगा, ट्रेड ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं 93, करेक्ट बताओ। देख फिर वायरस के बारे में बता रहा, वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहा है। वायरस के पास कुछ होता ही नहीं, वायरस के पास बस एक कोड होता है अंदर और उसके बाहर प्रोटीन होता है। ये तो दूसरे वाले किसी भी सेल को जाके अपने जैसा बना लेता है, उसके एंजाइम यूज़ करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, नहीं, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में नहीं, वो भी एक बहुत वो चाहिए होता है, बहुत ही लेबोरेटरी चाहिए, हाई लेबोरेटरी। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, मतलब कोई जिंदी चीज़, अरे नहीं भाई, हमने तो अभी तो देखा था कोरोना को कि ये स्लैफ भी साफ़ कर लो, ये भी साफ़ कर लो, वैसी स्किन पे भी ये बैठे होते हैं और वहाँ मतलब मरते नहीं है पूरी तरह से, बीच की स्टेज में होते हैं, तो ये भी गलत है, इसका वन ओनली आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ओकर्स इन द डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में क्या क्या होता है, हॉट एंड वैक्सी लीव्स होती है, हाँ हमने उसकी देखी है कैक्टस की। थिन टाइनी लीव्स और नो लीव्स, बिल्कुल सही। थोन इन स्टेड ऑफ लीव्स, ये सारी तो कांटे उगाते हैं, देखो मैं दिखाऊँ ना, तुमने सबने तो देखा ही होगा वैसे, इसकी क्या ही बात है। देखो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये होता है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, देखो सन रेज जाती है यहाँ से, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा सन ड्रॉप में, ऐसे वापस आएगा, लाइट देख आँख को ऐसे दिखेगा, ठीक है। देखो ये रे कांटे, कांटे बन जाते हैं, या वैक्सी होती है वैक्स जैसा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सीधा, हम आते हैं अपना The known forces of nature can be divided into 4 classes: gravity, electromagnetic, weak nuclear, strong nuclear. With reference to them, which one of the following statement is not, सही कौन सा नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 4, अरे ग्रेविटी वीकेस्ट ऑफ 4 है, उल्टा है भाई, ये वीकेस्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़े मास के हिसाब से लगती है ना जी जो लगता है G m1/m2/r², इस मास जितना बड़ा उतना फील होगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो ये इससे लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ओनली ऑन द पार्टिकल विद एन एटॉमिक चार्ज, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये एटॉमिक चार्ज पे लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, रेडियो एक्टिविटी भी इसी से होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ, बिल्कुल सही, और ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ये। फिर 96 देते हैं, हिग्स बोसोन से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है कि हिग्स बोसोन, वैसे ये उस टाइम बहुत ज़्यादा करंट में भी थी, ये जो सर्न में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे हिग्स बोसोन से रिलेटेड कोलाइडर्स में, तो इसलिए भी तब क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि रिसेंट में बहुत न्यूज़ में रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी डिस्कवरी पे अगर हो गया तो, ये इसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते हैं इसी की वजह से वजन, जो वेट होता है वो होता है मैटर, इसी की वजह से होता है। तो इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्स पार्टिकल्स है मास, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें मास क्यों होता है ये इससे पता चलेगा, अगर हमें पता चल गया। ये बोल रहे हैं कि अगर ये इट विल इनेबल अस इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी फ्यूचर में क्या करेगा, टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। बोल रहा है एक जगह से दूसरी जगह मैटर को ले जा सकेंगे, वो भी फिजिकल स्पेस बिना बदले। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे, क्या कर दोगे, अब यही तो पता चलेगा क्यों मास होता है, ये थोड़ी कर दोगे कि ये वाला मास दूसरी जगह लेकर चलेगा वो भी बिना स्पेस में चेंज किए हुए,
क्या बात कर रहे हो? इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फिजन। अरे न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन जो भी हो, उसमें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल तो मिले हमें। इससे हमें कैसे पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा वजन कितना है। ये भी गलत, ये भी गलत, वन ओनली। कितने दूर दूर के क्वेश्चन आंसर फ्रेम करते हैं, देखो ऑप्शंस कितना दूर दूर है। कि न्यूक्लियर फिजन की बात कर दी सीधा इन्होंने कि भाई ये रेडियो एक्टिव मटीरियल। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं माइकोरहाइजल, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे देख लो आप। माइकोरहाइजल टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, हैज़ बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट बिकॉज माइक्रोहाइजा इनेबल्स द प्लांट टू। अब देखो माइक्रोहाइजा जो है ये होता है एक टाइप का फंगी, ठीक है। तो इसको हम अभी देखो उसमें भी देखेंगे, गूगल पे जाके देखेंगे। ये ऐसा जगह है जहाँ पे डिग्रेडेड साइट है, जैसे कोई भी साइट में बहुत ज़्यादा मतलब या तो डेजर्ट वेजर्ट मान लो, या जहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, उसकी वजह से यहाँ इस उसकी वजह से मतलब वहाँ पे पेड़ उगाने में मदद होती है। कैसे होती है? तो ऐसे है कि ये ना एक छोटी सी फंगाई होती है, मान लो ऐसे एक छोटा सा फंगाई है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मानो ये वो एक बहुत बड़ा प्लांट है इसके साइड में, तो इस प्लांट को हेल्प करती है कि ये जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में मेटल होंगी, उनको खींच लेगी, कोई भी गलत चीज़ है उसको खींच लेगी, पानी के कंसंट्रेशन को बना के रखेगी, तो इस पेड़ को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पीएच इसका रेगुलेट कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा। तो हमको ये जो फंगाई है इसका ही फंक्शन जान लेने हैं, इससे काम हो जाएगा। तो ये क्या करती है, इट रेजिस्ट ड्रोट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, कि जितने एरिया में से पानी लेगा ये प्लांट उस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच को सही करता है। रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन, और डिजीज़ का मानने देता है। ये सारी बात सही है। तो ये वाला जो ये वो है, ये तुम्हें समझना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर देखो तो ये कुछ इस टाइप का होता है कि ये ऐसे जड़ में हेल्प करता है इस पेड़ की, कि इसको पानी की भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा करा देगा और डिजीज़ से बचा लेगा इसको। तो ये एक टाइप की फंगी होती है जो रूट्स के साथ मिलके, प्लांट रूट के साथ मिलके काम करती है, ठीक है। और ये प्लांट रूट के साथ मिलके काम करती है, एक टाइप का फर्टिलाइज़र भी हुआ, तो इसको एक बायो फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। फिर हम देखते हैं ये कि देखो फिर क्वेश्चन आ गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे, एनडीसी पे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। एनडीसी अब तो रही भी नहीं, 1952 में बनी थी। प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नहीं होते जी, इसमें प्लानिंग कमीशन का कोई होता था मेंबर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी होते थे। तो ये 1 3 4 करके कुछ आंसर था इसका। बाकी इस पर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब रही ही नहीं भाई, ठीक है। फिर एक और बेसिक का क्वेश्चन था, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू। नेशनल इनकम क्या होती है एक कंट्री की? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल सम ऑफ टोटल। ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये बात, लेकिन ये जो यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी ना नेशनल्स करके, ये गड़बड़ कर दी। उसके बाद हम सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्ट, ये भी नहीं। सम ऑफ ये मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही। आगे इसको और सही कर सकते थे, इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एंड इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर, ऐसे करके इसकी पूरी डेफिनेशन होती है ना जीडीपी की, वो तुम देख लेना। अब लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, गाँव वालों को सीधा लोन कौन देता है? सीधा लोन आरआरबी देते हैं, सीधा लोन लैंड डेवलपमेंट बैंक देते हैं। नाबार्ड जो है वो सीधा लोन नहीं देता लोगों को, नाबार्ड फिनेंस करता है प्रोजेक्ट्स को या छोटे बैंकों को, और सारे ये इसको दे देगा कोई लोन और ये लोगों को बांट देगा आरआरबी, पर ये नहीं, नाबार्ड नहीं करता, ठीक है। ये फंक्शन नाबार्ड का कई जगह पूछा गया है कि नाबार्ड डायरेक्ट पैसा लोगों को, डायरेक्ट पैसा किसको? पीपल को, अगर हम देखें नहीं देता नाबार्ड डायरेक्ट पैसा, ये याद कर लो बात, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट, ये तो 1 और 3 आ जाएगा इसका आंसर, 1 और 3।
तो ये हुआ हमारा 2013 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम कुछ कुछ रिवीजन क्लासेस लाने का सोच रहे हैं, अब धीरे धीरे देखेंगे। पहले हम यही क्लासेस डालेंगे कि कैसा रेस्पॉन्स आता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम। आई एम होपिंग कि ये PYQs उन लोगों को हेल्प कर देंगे जो इसी एग्ज़ाम को देने वाले हैं और उन्होंने अपना बेसिक्स ऑलरेडी मजबूत करके रखा होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, देखते हैं कि कैसा रहता है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लो और अपने आसपास के जानने वाले लोगों को भी बता दो कि हाँ ऐसा कोई चैनल है। बाय बाय।